Recording in progress. सभी को जय गुरु जी। जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी के चरणों में प्रेम नमन वंदन। और उनसे ये प्रार्थना करते हुए कि हम जो ऑटिज्म का चैप्टर लेके शुरू हुए हैं, अभी जो स्टार्ट किए एक नई श्रृंखला, उस पर हम धीरे धीरे और उस चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ें। सिर्फ ये चीज़ ना सोचे कि ये ट्रीटमेंट देंगे वो ट्रीटमेंट देंगे, इसने वो बता दिया इसने ये बता दिया। जब तक हमें वो रूट को समझना आए, ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं वो समझना आए, ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं वो समझना आए, किस लिए दिया वो समझना आए, तब तक हमारे मानने में वो ट्रीटमेंट का कोई कोई फायदा नहीं है उसका। किसी के बोलने में दे दिया कि ये दे दे वो दे दे, ये ट्राई करके देख वो ट्राई करके देख, अंधेरे में तीर मारना, वो पेशेंट ये ट्रायल एंड एरर करते रहना, ये दूसरी पैथी वाले करते हैं, वो ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। चीज़ों को पहले समझ लें एक बारी से, चाहे समय लगे, समय बाद में भी लगेगा। ये नहीं समझना कि समझ नहीं लगेगा हमारे को। पेशेंट एक पकड़ा, उसमें फिर रिजल्ट आया, फिर रिजल्ट रुक गया, फिर फोन करेंगे, फिर रिजल्ट आया, फिर समय रुक गया। इतना करते करते फिर 6 महीने निकल जाएंगे, फिर 6 महीने बाद वो पेशेंट मना कर देता है। इससे सही ये क्यों ना हो कि हम पहले ही महीना 2 महीना लगा के खुद से पढ़ाई करें, खुद से चीजों को समझें। जो हम खुद से समझेंगे वो हमें जल्दी समझ आएगा, लंबे समय के लिए समझ आएगा और अच्छे से समझ आएगा। इसीलिए चीजों को रूट से समझते हुए, जड़ से समझते हुए, क्योंकि हमारा काम ही रूट कॉज पर है। अगर रूट से हमने चीजों को समझ लिया, पढ़ लिया, जान लिया, तो हम पेशेंट के सीधा रूट पर काम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी कि हम किसी को पूछे जाके कि ये क्या हुआ, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हुआ। इस चीज से बचे रहें और हम अपना इंडिपेंडेंट होकर काम करें। किसी से डिपेंडेंट 1% भी ना होना पड़े कि किसी को हमें पूछना पड़े जाकर, चाहे जैसा मर्जी हो, छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन रहे तो इंडिपेंडेंट रहें, तभी मजा आएगा काम करने में। तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हुए, एक नए उमंग और एक नई जोश के साथ शुरू करते हुए, गुरु जी को नमन करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि हमारी ये प्रार्थना कि सब लोग आगे बढ़ें, सबके साथ आगे बढ़ें, ये मन में भाव रखते हुए, जय गुरु जी जय न्यूरोथेरेपी, आज की क्लास शुरू करते हुए, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। और आज का जो गुरु जी के लिए दो शब्द, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द मेमोरी ऑफ सक्सेस, यानी कि जो हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारी जो सक्सेस है, सफलता है, उसके लिए हमारा खुद का जो कॉन्फिडेंस है सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी पे हो या ना हो, और खुद पर सबसे पहले कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम पहले काम वही करने जाएंगे जिसपे हमें कॉन्फिडेंस हो। अगर हमें थेरेपी देते समय कॉन्फिडेंस है, पेशेंट को देखते समय कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये ठीक कर सकता हूँ मैं, ठीक चाहे वो 5% ही क्यों ना हो, ये कम से कम कॉन्फिडेंस हो कि मैं ये पॉइंट दूंगा तो इसका यही असर निकलेगा क्योंकि मैंने देखा है ऐसा असर इसका। तो अगर ये हमें विश्वास है कि इसका ये असर निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि मैंने ये 10 देख चुका हूँ इसका। अगर मैंने 10 लोगों पे असर देख लिया है, 11वें पे भी वो निकलना चाहिए। हमारे में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्योंकि मेरा डायग्नोसिस अच्छा है। अच्छा है, अच्छा होगा या नहीं होगा वो ऐसे की तैसे कराए अपनी, लेकिन अच्छा है, अभी है और अभी होगा अच्छा हो ज्यादा। तो हम वही चीज समझेंगे कि पेशेंट के साथ जब जाएं तो किस सोच से जाएं, कैसे जाएं, क्या बात करें। क्योंकि सबसे जो मेन चीज है, पेशेंट को आप पहले दिन ट्रीटमेंट दो या ना दो, लेकिन उससे बात जरूर करो, उससे सारी बातें निकलवाओ जरूर कि रूट क्या है, उसकी जड़ क्या है। चाहे दर्द छोटा ही क्यों ना हो, वो मैटर नहीं करता कभी, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन पूरी है कि ये दर्द क्यों आया, किसी को कुछ उठा लिया किसी ने भारी तो कमर में दर्द आ गया, तो वो तो यही बोलेगा ना कि मेरे कमर में दर्द है। अब आप उसको कोई क्या भी ट्रीटमेंट दोगे नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर उसको आप वही झटके वाला ट्रीटमेंट दो, यानी कि इंजरी ट्रीटमेंट देंगे, इसके अंदर से हीलिंग होगी, तब उसको फर्क आएगा। पेशेंट को तो सिर्फ उसका दर्द दिखेगा, सिम्टम देखेंगे, हमें निकालना पड़ेगा कि ये दिक्कत इसको कैसे आई है, क्यों आई है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री और इसके कॉज के ऊपर। सबसे मेन है कॉज, क्योंकि कॉज का पता लगाना हमारा काम है। पेशेंट को अगर इतना पता होता तो वो बीमारी के पड़ता फिर। सीधी बात ये है। तो आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करते करते हम देखेंगे कि ये एक घर है, टूटा फूटा मकान है। हमारा तरीका यही है पढ़ाने का कि हम पढ़ें, साथ साथ समझें चीज़ों को, चाहे समय लगे, लेकिन समझते समझते आगे बढ़ेंगे। कभी इसके पीछे नहीं जाएंगे कि यहाँ पर ये है या वो नहीं है, लेकिन समझते हुए आगे बढ़ेंगे, इतना हमारा संकल्प है। तो ये आप देखेंगे, ये एक मकान है जिसे मरम्मत की जरूरत है। इसको कोई दूसरा बंदा ठीक नहीं कर सकता सिवाय किसी कारीगर या इंजीनियर के, कलाकार के, क्योंकि वह इसका जानकार है और जानता है कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। मतलब मानव शरीर की जानकारी एक फिजिशियन कर लो, कोई वैद्य कह लो, कुछ भी कह लो, आप उसको कोई भी नाम दे दो। हम चाहे कहें कि हम थेरेपिस्ट है, हमारे को उसी की नॉलेज होनी चाहिए पहले,
कि हम जिस चीज़ की मरम्मत करने जा रहे हैं हमारे को उसकी पूरी नॉलेज हो। अगर नॉलेज होगी कौन सा पॉइंट कैसे दबाना है कब दबाना है उसका हमारे को पता रहना चाहिए। जैसा एक कारीगर आदमी को पता है, मिस्त्री को पता है कि ये मेरे को चीज कैसे ठीक करनी है, दीवार बनानी कैसे बनानी है, घर अगर बेस से बनाना है या घर की रिपेयरिंग करनी है, ये भी बड़ी बात है। ऐसे ही तो यहाँ पर दो लोग काम कर रहे हैं। अब यह हिसाब सिर्फ कारीगर आदमी ही लगा सकता है कि घर की मरम्मत करने के लिए सिर्फ दो तीन लोगों की जरूरत है या से काम चल जाएगा, या पूरी बटालियन चाहिए या पूरी की पूरी पलटन बुलानी पड़ेगी हमारे को। अब घर की मान लो मरम्मत करने का काम कम है, उसके लिए दो लोगों से काम चल जाएगा, चाहे समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार बोलेंगे जल्दबाजी के लिए घर का काम जल्दी कराना है तो पांच छह बंदे और बुला लो, 10 बुला लो, जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा। उसमें जल्दी हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन समय लगेगा अलग और हमारा पैसा लगेगा वो अलग। इसलिए इन चीजों में बच के रहना है हमेशा कि इसमें कितना टाइम लग सकता है। तो ऐसे ही हमारे ट्रीटमेंट का भी है, हम ट्रीटमेंट क्या देंगे, कितना देंगे, कि हमारे ट्रीटमेंट की पोटेंसी क्या होनी चाहिए, पोटेंसी मतलब पावर क्या होनी चाहिए। अगर मर्ज छोटा है हम ट्रीटमेंट बढ़ा दिए जा रहे हैं, इसके में पहचान होनी चाहिए कि बड़ा ट्रीटमेंट कब देना है। बड़े का मतलब है कि एक विड्रोवल ट्रीटमेंट, जो हम ट्रीटमेंट देंगे उससे हमारे शरीर की एनर्जी जाएगी। और हम एक ट्रीटमेंट वो देंगे एनर्जी जाएगी, इतनी नहीं जाएगी कि पेशेंट को कई बार कमजोरी आ जाए, कुछ दिक्कत हो जाए। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना, ये काम हमारा है, हमें देखना पड़ेगा ये कि इस पेशेंट को छोटे ट्रीटमेंट की जरूरत है, माने पहले इसका बेस बनाना पड़ेगा। ये हम बड़ा ट्रीटमेंट दे सकते हैं इसको, हम अच्छे से रीजनरेशन कर सकते हैं, इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि इस चीज को सहन कर सकता है, या हमारे पास इतना टाइम है कि हम इसको इतना टाइम दे सकते हैं आगे के लिए भी। इस सब का फैसला तभी हो सकता है जब ये पता चले कि कितना डैमेज आया है और रिपेयरिंग की कितनी नीड है। उसके साथ साथ यह भी पता हो कि ये डैमेज आया किस कारण से है। क्योंकि मान लिया जाए कि घर की सारी रिपेयरिंग भी हो गई, बाद में फिर से वही दिक्कत आगे आ जाए, तो फिर बात घूमकर फिर से वहीं आ जाएगी कि फिर से समस्या तो वहीं की वहीं रह गई। हमने रिपेयरिंग भी कर दी, डैमेज की हीलिंग भी कर दी, रिपेयरिंग करने के बाद मान लो आपने घर पे काम करवाया, मिस्त्री को बुलवाया, पैसा भी लगवाया, पैसा लगवाया, काम भी चला, तो 2 दिन में काम हो गया, 3 दिन में हुआ, वो महीने बाद फिर से वही दिक्कत आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, किसने काम ढंग से नहीं किया, इसने ये कमी छोड़ दी होगी, इसने वो किया, इसने ऐसा किया। तो बात आती है हमेशा कारीगर आदमी पे कि इसने काम ढंग से नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं तो इससे कोई कमी रह गई। मान लिया जाए उसने अपने सही से काम नहीं किया, पावर से काम नहीं किया, आलस में काम कर दिया, सही मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये सब चीजें मायने रखती हैं। हम जब अपने घर में इतना ध्यान रखते हैं तो शरीर के साथ भी ऐसा ही लागू होता है कि हम जो ट्रीटमेंट देंगे नहीं वो हमारा, अगर ट्रीटमेंट मेन उस पे ना गया, रूट कोज पे ना गया, टारगेट पे ना गया, और फिर से वही दिक्कत वापस आने लगे, तो कहीं ना कहीं तो हमसे कमी रही है। हो सकता है ट्रीटमेंट में कमी ना हो सकता है खान पान में कमी हो, लेकिन इसका निगरानी भी हमें करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हर एक पेशेंट में, चाहे वो ऑटिज्म का हो, ऑटिज्म का ना भी हो, कोई जुकाम बुखार का भी क्यों ना हो। जुकाम बुखार में भी लोग आजकल बदतमीजी करते हैं, जुकाम है तो कुछ खा लिया, फिर बुखार है तो फिर से कुछ खा लिया, इस उम्मीद से कि हम अगर कुछ नहीं खाया हमने तो भी कमजोरी आ जाएगी। तो ये सब बताना समझाना बुझाना हमारा काम है, उसमें हमें बताना पड़ेगा उसको। क्योंकि लीकेज एक छोटी सी ही क्यों ना हो, अगर लीकेज एक पाइप भी कहीं की दीवार में खुला रह जाए ना, तो पूरी दीवार खराब हो सकती है, पूरा लेंटर खराब हो सकता है, इतना उसमें डैमेज हो जाता है एक एक बूंद टपकने से भी। एक बूंद आज टपकेगी, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, एक दिन बीता, महीना बीता, साल बीता, 5 साल बीत गए, और करते करते हमें 10 साल बाद पता लगेगा कि यार ये तो पूरी दीवार खराब हो गई, दीवार गली पड़ी है अंदर से, पाइप गला पड़ा है अंदर से, पूरा लेंटर खराब हो गया। और इसीलिए अगर लंबे समय वो दिक्कत रहेगी तो बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। ऐसा ही हमारे शरीर के साथ है, ऐसा ही लोगों ने किया, इसलिए उनको समस्या आई। एक छोटा सिम्टम आज दिखा, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर एक और सिम्टम नहीं आ गया, उस पर भी ध्यान नहीं दिया। इस ध्यान ना देने से कुछ साल बाद, 2 साल बाद एक नई बीमारी फिर उभर कर बाहर आती है। पूरा सिम्टम का मतलब हर जगह पर ये बताया हुआ है, बुक्स में बताया हुआ है कि बॉडी चीख चीख के बता रही है कि यार यहाँ पे दिक्कत है, दर्द है। हम दर्द क्यों देखते हैं यहाँ पे, ये देखने के लिए कि आखिर ब्लड का सप्लाई कहाँ कम है, कहाँ दिक्कत है। लीवर के पॉइंट में दर्द है, या तो लीवर में कोई ब्लड का सप्लाई कम है, या इसके आसपास जो कोलोन है वहां पे ब्लड का सप्लाई कम है। अच्छा, यहाँ स्प्लीन में दर्द है तो यहाँ पे कोलोन भी आती है, स्प्लीन भी आता है, तो कहीं इसको वायर की जरूरत तो नहीं है। तो पहचान होती है हमारे दर्द से, दर्द देखा तो मतलब वहां कोई ना कोई तो दिक्कत है।
यहीं भी दर्द रेडिएट हो रहा है। साइड का अगर दर्द है, नस यहाँ सब भी है, दर्द पैर में हो रहा है, वो पहचानना बड़ी बात है। किसी को L3 मान लो कंप्रेस हो रखी है, उसका दर्द घुटने के आसपास आएगा, हम दिए जाए तो घुटने का ट्रीटमेंट, दिक्कत उसको कमर में है। बात वहां पे आती है हमारे डायग्नोस की, हमारी पहचान की। और सारा खेल ये है, कोल्ड ढूंढने का ही है, और उसे ठीक तरीके से और सही इंस्ट्रूमेंट से ठीक करना, वही सारा खेल है। कारीगर बुलाया, मिस्त्री बुलाया, कोई प्लम्बर बुलाया आपने काम कराने के लिए, दिक्कतें एक है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है वहाँ पे कि वहाँ पे लीकेज है। अब लीकेज ठीक करने के लिए एक कारीगर आदमी क्या यूज करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या वो किसी प्लास्टर का यूज करेगा, कोई हथौड़ा इस्तेमाल करेगा, कोई प्लास इस्तेमाल करेगा कसने के लिए। हो सकता है वहां पर सिर्फ वो ढीला रह गया हो, कोई पेच ढीला हो, कोई स्क्रू ढीला हो, इसलिए वो लीक कर रहा हो। चीजें बड़ी छोटी हैं, लेकिन बात सारी आती है कि उसने उसको ठीक कैसे करना है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या था, हमने जो इतना बोला अभी, जो सबसे बेसिक और शुरुआती कार्य है वो है रूट कॉज को ढूंढना, उसकी सही पहचान करके उचित ट्रीटमेंट अप्लाई करना। जैसे एक प्रोफेशनल आदमी के पास टूल और इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सब कुछ है उसके पास, इतना बड़ा बॉक्स बड़ा है उसके पास, मशीनें पड़ी हैं उसके पास, वो कुछ भी ठीक कर सकता है। लेकिन उसकी पार की नजर यानी कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स, हाथ का कमाल, हाथ में भी लोगों का कहते हैं कि हाँ इसने हाथ लगाया तो फर्क पड़ गया। हमारे पास वो कला है, इसलिए हम यहाँ पर न्यू थेरेपी कर रहे हैं इस टाइम पर। इसलिए परमात्मा ने हमें यहाँ लगाया है कि हमारे उस है अंदर एक भावना ही जरूर है कि लोग ठीक हो पाए, वो भावना ही हमारे हाथों के जरिए लोगों में ट्रांसफर होती है, एक पॉजिटिविटी ट्रांसफर होती है। हाथ का कमाल ये भी है कि एक कारीगरी होती है लोगों के हाथ में, कि हाथ हम हमारे में कारीगरी क्या है, हाथ की पॉइंट कैसे दबाना है, कितनी देर के लिए दबाना है, सही पोजीशन पर दबाना है, सही पोजीशन पर रखकर भी इसको होल्ड करना है उतनी देर। ये सब कारीगरी है हमारे हाथ की। फिर नॉलेज, हमें नॉलेज कितनी है उस चीज की। अगर एक कारीगर को नॉलेज है कि ये जो टूटी है ये लीक कर रही है, और ये मैं सिर्फ यहाँ कसूंगा ना एक बार से मुझसे से ठीक हो जाएगा, वो चीज हमारे पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस लेंगे, पेशेंट देखेंगे, पेशेंट चाहे फ्री में देखें चाहे जैसे मर्जी देखें, उसकी पेशेंट देखें जरूर। और समझ से और हमारी जो समझ है, हमारा जो समझने की क्षमता है, वो पहचान पाता है कि ये फॉल्ट कौन सा और कौन से टूल से ठीक होगा। इसलिए हमारा जो हर बार रहता है कि रूट कॉज रूट कॉज रूट कॉज, हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री। वो क्यों? क्योंकि फॉल्ट पहचानना है कि समस्या कहाँ पर है। अगर समस्या हाथ में आ जाए, ये समस्या है, छोटी सी समस्या है और इतना समय करूंगा तो इससे ठीक हो जाएगा, तो पेशेंट वहां पे भी ठीक होगा। बाद में हो सकता है कि कारीगर को बड़ी मशीन की जरूरत भी पड़े साफ सफाई के लिए, हमारे पास वैसा भी है, छोटा ट्रीटमेंट भी है। छोटा कहने का हमारा मतलब ये है कि ऐसा ट्रीटमेंट जो आजकल के टाइम के हिसाब से पेशेंट को दिक्कत ना दे। हम जो बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट की कर रहे हैं, ना पहले की ना आगे की। ना हमें पहले का जो था वो पहले का ही है, और आगे क्या होगा हमें वो भी नहीं पता। लेकिन जो प्रेजेंट में चल रहा है, उसकी बात यहाँ चल रही है कि प्रेजेंट में लोगों को वो ट्रीटमेंट सूट करता है जिससे उनको विड्रॉ ज्यादा ना हो, और शुरू में पहले तो डिपॉजिट हो, उसका बॉडी का जो मशीनरी बिल्कुल डाउन पड़ी है वो चलनी शुरू हो। बात यहाँ जो आती है ऑटिज्म वाले चाइल्ड की, वो भी इस तरह की है। ऐसे ही हमारे पास ट्रीटमेंट अनेकों अनेक हैं, लेकिन रूट कॉज भी अलग अलग हैं। हर जगह गुरुजी ने रूट कॉज को ठीक करने की बात कही है। माने पहले पता चलना चाहिए कि दिक्कत शुरू कहाँ से हुई है और कैसे हुई है। दिक्कत चाहे छोटी हो या बड़ी हो, डजेंट मैटर। फिर उसके साथ अन्य लक्षण का क्या दर्शा रहे हैं, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कुछ ना कुछ एड ऑन कर सकते हैं। इसमें जरूरी बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट देते जाएं। शुरू में हमने जो शुरुआत की वो शुरुआत इसलिए की थी, इसका जो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मशीनरी है, वो चालू हो, उसको कुछ रिलीफ मिले पहले दिन। उसको बॉडी जब चलनी शुरू होगी, हमारा मेन जो काम होता है हमेशा कि ऑर्गन्स को ठीक करना है, उसके सिस्टम को ठीक करना है। पेशेंट भी फिर इस तरह के आते हैं, कुछ कहेंगे कि हमें अभी रिजल्ट चाहिए, कुछ कहेंगे बाद में रिजल्ट चाहिए। उसके हिसाब से हम फिर कुछ ना कुछ एड ऑन कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ बात आती है कि बिल्कुल क्रॉनिक केस हैं, जो जैसे ऑटिज्म के केस हैं जो क्रॉनिक है, काफी लंबे समय चलने वाले, वहां पर हमें शुरुआत जो होती है वो उसके हिसाब से देखनी पड़ती है कि उसके घर में क्या हालात हैं, उसकी मम्मी को क्या दिक्कत रह चुकी है, पापा कैसे हैं, उसके अभी सिम्टम्स क्या हैं। अब जरूरी नहीं है कि सब बच्चों में एक जैसा होगा, सब में अलग अलग हो सकता है और होता भी है ऐसा। अब एक बार हम नजर मारेंगे कि गुरुजी ने एलिमेंट्री वेद भाग 5 का एक हिस्सा है, पेज 130 के आसपास का है ये। तो एक बार हम इसको रीड कर लेंगे और जानेंगे कि गुरुजी ने क्या बताया है पूछने के लिए लोगों से, और क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि कारण क्या है, तो कम से कम हमें इतनी नॉलेज है कि
गुरुजी ने हमें फॉर्मूले के नाम ऐसे दे रखे हैं कि हम सिर्फ कारण जानकर भी नाम के हिसाब से, सिर्फ कारण जानकर और फॉर्मूला का नाम देख कर के अच्छा गुरुजी ने यहाँ ये नाम दे रखा है या इसके नीचे ये लिखा हुआ है, हम इसको ये अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार इस पे नजर मारेंगे एलिमेंट्री पे भाग 5 पर। मंद बुद्धि यानी कि स्पेशल चिल्ड्रन हम यूज करेंगे यहाँ पर, कि बच्चों के लिए एलिमेंट्री चिकित्सा। स्पेशल चिल्ड्रन का होना एक जन्मजात बीमारी है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें मुख्य है कि जन्म से पहले कुछ देर के लिए या दिमाग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिला। पहली बात तो यह है कि बच्चे अपने तकलीफों के बारे में बता नहीं सकते, वो असमर्थ हैं। यहाँ तक कि कहाँ दर्द है वो भी ये भी नहीं बता सकते। कहीं उनका हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, वो नहीं बता पाएंगे। कुछ भी पूछो तो वह सिर्फ हंसते रहेंगे। ऐसे बच्चों की सफलता पूर्वक इलाज कैसे किया जाए? गुरुजी के सोच का निरालापन हमें यहाँ दिखता है, और वह ये इस प्रकार है। गुरुजी कहते हैं कि हैरान होने की कोई बात नहीं है, ये तो सामान्य ज्ञान है कि जो जो तकलीफें माँ को गर्भावस्था में हुई होंगी, उनके दुष्प्रभाव को बच्चों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पहले ये पता लगाएं कि प्रेगनेंसी के पहले माँ का स्वास्थ्य कैसा था। तो ऐसे बच्चों को ठीक करते समय न्यूरोथेरेपी की चिकित्सा पद्धति की खासियत एवं सफलता का राज यही है कि हम ना केवल बच्चे के स्वास्थ्य तकलीफों के प्रति पूछते हैं, बल्कि उसके अलावा गर्भावस्था में एवं उससे पहले के समय में माँ की तबीयत कैसे, तबीयत के प्रति कुछ चुने हुए प्रश्न पूछते हैं, और ऐसे कई सारे पहलुओं के आधार पर बच्चों की चिकित्सा करते हैं। ऐसी माताओं से क्या प्रश्न पूछे जाएं, कैसे आधार पर पूछे जाएं, तो हम नीचे देखेंगे अभी। क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं हम? क्या बच्चा जन्म के तुरंत बाद रोया कि नहीं रोया या देर से रोया था? ये सीटी स्कैन में हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी दिखा रखी हो? क्या प्रीमेच्योर डिलीवरी थी, यानी कि बच्चा 9 महीने से पहले 8 महीने या 7वें महीने में डिलीवरी हो गई थी? प्रीमेच्योर डिलीवरी उसे कहते हैं जब बच्चा 9वें महीने से पहले ही पैदा हुआ हो, या बच्चे का जन्म ठीक समय पर हुआ लेकिन उसका वजन 2.5 किलो से कम था। फिर आगे, अगर डिलीवरी नॉर्मल थी तो क्या उनके डिलीवरी नॉर्मल थी या सिजेरियन थी, तो नीचे लिखे गए प्रॉब्लम्स में से कोई प्रश्न हम पूछ सकते हैं। क्या बच्चे को सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था, यानी कि सी सेक्शन? बच्चे का नाड़ू उसके गले में तो नहीं अटक गया था, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड उसके गले में अटकी हुई होगी। का जो ब्रेन का ब्लड सप्लाई है वो कुछ कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाएगा। इसकी वजह से उसको कम ऑक्सीजन मिलेंगी और ब्रेन को वहाँ पर हाइपोक्सिया का सामना करना पड़ेगा, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन का। वहाँ पर भी समस्या आएगी। बच्चे के जन्म से पहले ही गर्भाशय का पानी बाहर निकल गया हो, इसको कहते हैं ड्राई बर्थ। क्या बच्चे को फोर्सेप्स यानी कि वैक्यूम सक्शन के खींचने पर निकाला गया? फोर्सेप क्या होता है? वैक्यूम क्लीनर की तरह होता है। बच्चा अगर बाहर ना आ रहा हो तो उसके हम सर पर फोर्सेप लगा सकते हैं, फोर्सेप लगा के खींचेंगे तो सक्शन के जो प्रेशर है उससे वो बाहर निकल आता है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम होती है। अगर बच्चा को ऑटिज्म ना भी हो, बहुत अच्छी बात है ना हो, हम चाहते हैं कि किसी को ना हो, प्रार्थना यही है हमारी परमात्मा से कि चल सब लोग स्वस्थ रहें। लेकिन कुछ बच्चों में ऑटिज्म नहीं भी होता, लेकिन उनमें क्या दिक्कत आएगी? कुछ ना कुछ डैमेज उनको हो जाता है। कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों में 5वें नंबर की जो नर्व की पालिसी होती है, इनकी ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, ये उसकी पालिसी होती है, यानी कि वो कुछ नर्व में दिक्कत आती है, इससे कई लोगों को फेशियल पैरालिसिस भी हो जाता है। इसलिए पूछा जाता है कि कहीं जन्म के टाइम पे तो दिक्कत तो नहीं है? कई लोगों को कुछ हुआ भी नहीं, उनको इन्फेक्शन भी नहीं है, इन्फ्लेमेशन भी नहीं है, कोई क्लॉट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुंह टेढ़ा रहता है, हल्का टेढ़ा रहता है। तो ये पूछा जा सकता है उससे, पेशेंट से या उसके घर वालों से, कि क्या उस टाइम पर फोर्सेप का इस्तेमाल किया गया था? अगर फोर्सेप का इस्तेमाल किया था तो उससे हम देख सकते हैं कि हाँ उससे कोई इंजरी हुई होगी ब्रेन में, जिसके कारण उसके नर्व्स में दिक्कत आ रही है, इसका मुंह ऐसा टेढ़ा रह जाता है। या कोई भी अन्य दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक ये भी कारण बन जाता है बहुत सारी समस्याओं में। इसके अलावा बच्चे का सिर ही पहले निकलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या पैर या हाथ या दूसरे कोई अंग पहले आए, जिससे बच्चे को खींच कर निकालना पड़ा? उत्तर के प्रश्नों में से किसी का भी उत्तर हाँ मिले तो 15 दिन तक इंजरी ट्रीटमेंट देना है। अब यहाँ पर गुरुजी ने ये समझाया है कि इन सब समस्याओं में कहीं ना कहीं अंदर डैमेज हुआ है, और डैमेज को ठीक करना जरूरी है हमारे लिए। तो ये बात आई रूट कॉज की। इसको हम कहीं और समझाएं कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये गुरुजी की अपनी निराली सोच है बिल्कुल, इसको हम सोच भी नहीं सकते कहीं कि हाँ ये ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बात को अगर हम डीप में जाएं, गहराई में जाएं, लॉजिकली सोचें, तो हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अगर इसमें एक और चीज भी है, सिजेरियन ऑपरेशन में बच्चा अगर ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है,
लेकिन कई बच्चों में देखा गया तो एग्रेसिव भी होते हैं, वो नॉर्मल होंगे बिल्कुल, पढ़ने लिखने में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी वो ऑटोमेटिकली एग्रेसिव बहुत होते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं। ऐसे बच्चों को अगर हम गोल लीवर पॉइंट में भी दें, टॉप फिंगर में भी दें, तो उनको उससे फायदा मिलता है। बच्चे बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन हुए सी सेक्शन से हैं, ऐसे बच्चों को भी समस्या रहती है। तो इनको भी हम इंजरी दें या ना दें, फुल दें या कम दें, लेकिन टू फिंगर गोल लीवर दे के, पॉइंट गोल लीवर दे के इनको बहुत अच्छा फायदा मिला है नॉर्मल बच्चों में भी। इसके बाद गुरुजी की खोज है कि जिन बच्चों में ऑटिज्म की बीमारी है, उनकी माँ को प्रेगनेंसी के दौरान, ये के पहले वो भी रोग रहता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारा जो उपचार है बहुत अच्छा है। इनकी गोल लीवर हो गया, न्यू गोल हो गया, बेटर न्यू गोल हो गया, ट्रीटमेंट बहुत सारे हमारे पास। लेकिन कब वो ट्रीटमेंट अप्लाई करना है वो हमारा जरूरी है देखना, कि ये ट्रीटमेंट दिया कब जाए। अगर माँ को मासिक देरी से यानी कि मेंसेस डिले आते हैं, ये इरेगुलर थे एवं ब्लीडिंग एक दो दिन ही रहती थी, तो ये लीवर और गोल ब्लैडर की गड़बड़ी है। पहले हमें माँ का फॉलिक एसिड पॉइंट चेक करना है। सर माँ को फॉलिक एसिड में दर्द मिलेगा, ऐसे बच्चों को फॉलिक एसिड फॉर्मूला देने से लाभ होता है। ये एक और बात नहीं से सामने आ गई, इसलिए कहा जा रहा है बार बार कि अगर हम रूट कॉज देखें और थोड़ा सा टाइम लगाएं सिर्फ हिस्ट्री जानने में, सब कुछ गुरुजी ने हमें दे रखा है यहाँ पर, और इसको हमें अप्लाई करना है सिर्फ, यहाँ से उठा के हमें इसे अप्लाई करना है उसको, और उसको बहुत अच्छा फर्क आएगा। डायरेक्ट एक बड़ा फॉर्मूला देकर सिर्फ उसको शुरू शुरू के लिए उसको सिखा सकते हैं। तो फिंगर में दे दिया, पॉइंट में दे दिया, विटामिन फॉर्मुलेशन हल्का दे दिया, रबिंग कर दी थोड़ी सी, उससे भी उसका फायदा मिलेगा। तो आपका जो संशय कई बार होता है कि इस ट्रीटमेंट से कहीं दिक्कत ना हो जाए, तो वो संशय भी वहां से दूर हो जाएगा आपका। अगर कोई जेनेटिक दिक्कत है, यानी कि जीन संबंधित बीमारी हो, उसमें माँ के B12, फॉलिक एसिड, नियासिन एवं थियामीन के पॉइंट, पेन पॉइंट चेक करना चाहिए। और माँ के शरीर के दर्दों के अनुसार बच्चे को उचित जीन फॉर्मूला, यानी कि हमारे जो LFP है, लार्ज फॉलिक ब्लैक है, लेकिन उसका हल्का सा चेंज आता है। और फिर आपका 8 टाइम 6 WD, 8 से 20 राउंडर वाला फॉर्मूला है, न्यू जीन्स, वो भी इसमें कार्य करता है। लेकिन हर चीज का एक टाइम है, हर चीज का एक सिम्टम है, जिससे हमें पता चलेगा। और हम जानेंगे आगे, ऐसा नहीं जानेंगे, ये तो शुरुआत है अभी, कि हम जाने के उस समय जब पेशेंट आया है हम तब क्या करना चाहिए, हमारे क्या हमारा विचार रहना चाहिए, और हमारे ट्रीटमेंट पे क्या विचार रहना चाहिए, ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। उसके बाद हमारा जो कुछ हमने कॉजेज देखे कि ब्लड सप्लाई कम होना, डिस्ट्रप्शन इन मटेरियल सर्कुलेशन, यानी मटेरियल सर्कुलेशन मतलब RBC, WBC, प्लाज्मा, ऑक्सीजन, मटेरियल जो है हमारे, एग्जाम्पल हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कैन रिड्यूस ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट डिलीवर टू द फीटस। फीटस यानी कि वॉर्म में जब बच्चा पेट में था। ये बात वो हो रही है कि बच्चा माँ के द्वारा कैसे इफेक्ट होता है। कई लोग पूछते हैं कि बच्चे का तो वो वॉर्म अलग है, ये अलग है, फिर भी वो कैसे इफेक्ट हुआ माँ के उसमें, कि माँ को अगर मान लीजिए हाइपोथायराइड था, कोई हार्मोनल दिक्कत थी, तो बच्चे को क्या जाता है उसमें। लेकिन अगर ब्लड सप्लाई में दिक्कत है उसके, कहीं गुरुजी ने बोला BP अगर हाई हुआ है तो दिक्कत हुई है नहीं हुई है, लेकिन BP इसको हाई दिखा है तो बच्चे को हमें कोल्ड ट्रीटमेंट देना है। गुरुजी ने ये भी बताया डायबिटीज रही है तो बच्चे को भी वही समस्या आई होगी, क्योंकि जो बच्चे में जो ब्लड आ रहा है अभी वो माँ के द्वारा ही सर्कुलेट होता जा रहा है, इसलिए बच्चों को समस्या आती हैं। न्यूट्रिएंट्स, मैटरनल न्यूट्रिशन, मैटरनल यानी कि गर्भावस्था के दौरान जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ही जरूरी है बच्चे के ब्रेन और बॉडी डेवलपमेंट के लिए। अगर किसी की भी डेफिशिएंसी होगी तो बच्चे में डिफेक्ट आ जाएंगे, डेवलपमेंट इश्यूज आ जाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें कमी रहेगी। इसलिए हमारा जो P12 का फॉर्मूला, फॉलिक एसिड फॉर्मूला, LFP हो गया, न्यूजीन्स हो गया, इसमें इतना ज्यादा कारगर रहता है कि हम जब शुरू में भी देंगे बच्चे को तो इसमें कुछ ना कुछ तो इसको फायदा मिलेगा। फिर हॉर्मोन्स, दी मदर्स हॉर्मोन्स, एग्जाम्पल और डेवलपमेंट, फीटल डेवलपमेंट, यानी कि फीटस में जो इसका डेवलपमेंट था, गर्भावस्था में जो डेवलपमेंट था, वो थायराइड हार्मोन के द्वारा बहुत जरूरी था। फिर बच्चे में जो थायराइड ग्लैंड होगा, जब वो बर्थ लेगा, पैदा होगा, तब भी वो थायराइड ग्लैंड उसके ब्रेन के डेवलपमेंट में काम करेगा। लेकिन अगर जब माँ का ही थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा था तो बच्चे में भी वही समस्या आती है, बच्चे का भी थायराइड ठीक से काम नहीं कर पाता या कम काम करेगा। उसके कुछ कम काम करने से बच्चे में इतनी समस्या आती है कि उसके कई साल, उसके क्या, उसके माँ बाप के, उसके पूरे घर वालों के काफी टाइम उसको ठीक करने में लग जाता है। तो उससे बेहतर यही है कि इसकी अवेयरनेस की जाए लोगों में, उनको बताया जाना चाहिए इस चीज के बारे में कि ये समस्या होती है लोगों में, कि आपको ना हो कहीं ये दिक्कत, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको होगी, बच्चे में भी वो दिक्कत आ सकती है।
तो immune system infections and immune disorder in the mother can lead to inflammation affecting fetal brain development। मान लीजिए माँ की जो इम्यूनिटी थी वो डाउन रहती है, इसमें मैक्सिमम केसेस में देखेंगे बच्चा चाहे ठीक भी हो, ऑटिज्म ना भी हो, लेकिन फिर भी बच्चों में उसकी कमी रहेगी इम्यूनिटी की। वो बच्चे भी जल्दी जुकाम बुखार होते रहना, ये ना वो ना, सब में लगा रहेगा। तो वहां पर फिर आता है हमारा वायरल ट्रीटमेंट देने के लिए। फिर टॉक्सिन्स, एनवायरमेंटल टॉक्सिन, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हवा पानी का खराब होना। अगर हवा पानी खराब भी है तो कोशिश करनी चाहिए, कोई भी हो, आदमी है औरत है जैसा मर्जी है, लेकिन कम से कम जाकर हम एक फ्रेश एयर लेने की कोशिश करें, पार्क में जाए, कहीं घूमने जाएं, यहाँ से हमारे को कुछ डिटॉक्सिफाई हो सके। घर में कुछ करें, खाना पीना अच्छा करें, पानी ज्यादा पिए, इससे वो टॉक्सिन बाहर निकलता रहे। If present in the mother's body can cross the placenta and harm the fetus। अगर टॉक्सिन उसके बॉडी में प्रेजेंट है, हैवी मेटल्स हैं, यानी कि जो आयरन है, आपका कॉपर है, कुछ हैवी मेटल्स हैं, वो इस प्लेसेंटा को पार कर सकते हैं और वो बच्चे को परेशान कर सकते हैं। स्ट्रेस, क्रोनिक मेटरनल स्ट्रेस कैन डिसरप्ट हार्मोनल बैलेंस अफेक्टिंग द फीटल ब्रेन। जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना एडीआर आपका एक्टिव होता जाएगा, तो कोर्टिजोल लेवल बढ़ता जाएगा, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, और वही स्ट्रेस बच्चे में भी दिखेगा। इसलिए कहा जाता है, गुरुजी ने भी लिखा है इसमें, कि माँ को हमेशा हंसते रहना चाहिए। अगर माँ खुश रहेगी, हंसती खेलती रहेगी, वो खुद को अपना स्ट्रांग रखेगी, तो बच्चे में भी वैसे सिम्टम आएंगे। आपने कई बार देखा हो, कथाएं भी है इसमें। आपने अभिमन्यु की कथा सुनी है, सबने सुनी है, कि वो गर्भावस्था में था, उसके बारे में सुना, चक्रु के बारे में सुना, लेकिन एक बात सुननी रह गई। कम से कम हमें ये पता चला कि हाँ, जो माँ सुनेगी, देखेगी, पढ़ेगी, खाएगी, पिएगी, उसका असर बच्चे पर होगा जरूर। फिर इसके बाद, द हेल्थ ऑफ अ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज क्रूशियल बिकॉज शी प्रोवाइड्स द एनवायरमेंट, nutrients and hormones necessary for the fetus to grow and develop। Any health issues in the mother, such as hypothyroidism, infections, poor nutrition, or stress, can adversely affect fetal development and increasing the risk of neurodevelopment disorder like autism। Therefore, monitoring and supporting maternal health during pregnancy is essential for promoting a healthy pregnancy and reducing potential risk to the baby development। इसका मतलब क्या था? सिंपल मतलब है इसका, कि माँ की जो हेल्थ है वो बच्चे को अफेक्ट करेगी, अच्छे से अफेक्ट करेगी। तो जरूरी क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान खुद का और अपने पूरे परिवार का, चाहे खुद सारा परिवार उसका रखे ध्यान, कैसे भी रखे, लेकिन उसको हेल्दी रहना चाहिए, ठीक रहना चाहिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि सबके साथ अच्छा ही होना चाहिए, ऐसे कि वो किसी को इतना दुख ना झेलना पड़े। अनेकों अनेक कॉजेज के बारे में जानकर इतना तो अंदाजा हो गया है कि हर बच्चा अपने आप में अलग ही होगा। हर बच्चा हो, ऑटिस्टिक हो, नॉन ऑटिस्टिक हो, जैसा मर्जी हो, पेशेंट कहें हम। हाँ, सिम्टम्स एक से हो सकते हैं, कि हाँ, उसकी डेवलपमेंट स्लो है, स्पीच डिले है, चलने में दिक्कत है। हमारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एक जैसा हो सकता है, कि हमें ये सिम्टम दिखा तो हमने ये ट्रीटमेंट दे दिया, लेकिन जब बात हम रूट कॉज की करेंगे, तो हर बच्चे में थोड़ा बहुत फर्क जरूर मिलेगा, और मिलेगा तो हमें उसके हिसाब से ट्रीटमेंट भी चेंज करना होगा, बदलना होगा, और हमारा जो रूट कॉज है उस पर काम करना होगा। तो यानी हमारा क्या कंक्लूजन आता है बाद में, कि ऑक्सीजन हमें ठीक करना होगा उसके बॉडी में, डाइजेशन तो सबसे मेन है, वो ठीक करना होगा। B12, फॉलिक एसिड हो गया, कैल्शियम हो गया, उसके जो अन्य मिनरल्स होते हैं वो ठीक करने होंगे, जो चीज़ें बढ़ी हैं उनको ठीक करना होगा, इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है वो ठीक करनी होगी। सबसे मेन है लीवर, तो जैसा गुरुजी बताया है, 1500 से ज़्यादा फंक्शन है, 1000 से ज़्यादा केमिकल है, वाइस वर्सा है साइमल्टेनियसली। उसको कोई जेनेटिक दिक्कत है, ये उसके सिम्टम के अनुसार हम ट्रीटमेंट दें, लेकिन ये सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा। उसके घर वालों को हम ट्रीटमेंट सिखाना होगा, चाहे ऑक्सीजन ट्रीटमेंट सिखाएं या पॉइंट लीवर सिखाएं, चाहे विटामिन फॉर्मेशन सिखा दें, कुछ ना कुछ उनको सिखाना होगा और उनको बताना होगा कि ठीक आपके द्वारा ही होना चाहिए, हम पर वो ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें। वरना क्या होगा, कि हम आपको देगा, कई लोग क्या करेंगे, आएंगे बच्चे को छोड़ेंगे निकल जाएंगे, आएंगे बच्चे को लेंगे निकल जाएंगे। उन्होंने घर पर ट्रीटमेंट दिया नहीं दिया, खाना अच्छा था नहीं था, इसको देखने वाला कोई नहीं है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि बच्चा ठीक होगा, तो हमारे द्वारा भी इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। इन सभी पर ध्यान देने और ठीक करने की जरूरत है। सबसे पहले जरूरी क्या है, कि माँ बाप को ट्रीटमेंट सिखाया जाए, उनमें अवेयरनेस होनी चाहिए, कि हाँ, बच्चा का, हमारा बच्चा है तो हमें ठीक करना होगा। वरना कई लोग इसमें लापरवाही बहुत ज्यादा कर जाते हैं कई बार। ऐसा ना हो, क्योंकि वो बाद में आकर एक ब्लेम कर देते हैं हमारे ऊपर, कि आपने ट्रीटमेंट दिया, फर्क कुछ पड़ नहीं रहा, और घर पे क्या हो रहा है लेकिन किसी को नहीं पता। और कुछ ये 4-5 प्रिकॉशंस हैं जो हमें लगा कि ऐड होने चाहिए।
जो पेशेंट से क्वेश्चन पूछते हुए ध्यान में रखने चाहिए। टू द पॉइंट क्वेश्चन होना चाहिए, कोई इधर उधर की बात ज्यादा ना हो। हाँ, ये बात अलग है कि हम कुछ घुमा फिरा के उससे पूछें तो बात अलग है, लेकिन उससे हम क्वेश्चन पूछें तो टू द पॉइंट बात करें। उसको ये ना लगे कि ये टाइम पास कर रहा है यहाँ पे आके। और ऐसे ही जो क्वेश्चन पूछे वो लॉजिक के साथ होना चाहिए। हमने पूछा कि क्या ये जन्म के समय कहीं अम्बिलिकल कॉर्ड गले में तो नहीं अटकी थी, वो सामने से पूछे, अगर अटक भी गई तो क्या होगा। अगर हमें ना पता हो, फिर पता होना चाहिए कि अगर अम्बिलिकल कॉर्ड अटकी है, नाड़ू अटका है, तो उसके ब्रेन का ब्लड का सप्लाई कम होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। हम उसको भी समझा पाए ये बात कि हाँ ऐसा होता है, कि उसको पता लगे। कल को ये ना समझे कि ये इसको खुद को नहीं पता क्या सवाल पूछना है, हम सवाल पूछे जा रहे हैं। ये खुद को लॉजिक नहीं पता तो क्या सवाल पूछेगा या क्या ट्रीटमेंट देगा। ऐसा होता है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे साथ भी कभी हुआ था ऐसा कि हमें नहीं पता होता था कि ये किस चीज के लिए है, लेकिन जब पढ़ना शुरू किया, पढ़ाई में जब चीजें आई, तो पता लगा कि इसका महत्व है हर क्वेश्चन का। प्रॉपर हिस्ट्री ली जानी चाहिए। वरना आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर पेशेंट क्या करते हैं, आज ट्रीटमेंट के लिए आए, 10 दिन बाद नया बताएंगे, फिर एक 10 दिन बाद नया सिम्टम बताएंगे, फिर एक बाद नई हिस्ट्री बताएंगे कि ऐसा भी हुआ था। तो चाहे शुरू में बताया अभी ट्रीटमेंट, चाहे इसको पहले दिन ना दो, लेकिन जो बात है हमारे ट्रीटमेंट से रिलेटेड, जो हमें ट्रीटमेंट के लिए महत्वपूर्ण है, वो बातें उससे पूछनी जरूर है। घर के लोगों को आश्वासन होना चाहिए कि हम इन्हें सब कुछ बता सकते हैं। वरना आमतौर पर क्या होता है कि घर के लोग भी बात बताने से कई बार शर्माते हैं या घबरा जाते हैं कि कहीं ये आदमी कैसा है, या ठीक है या नहीं है। तो हमारा जो विश्वास है उनके ऊपर, वो ठीक होना चाहिए, उनका विश्वास हमारे ऊपर ठीक होना चाहिए। तो मेडिकल रिपोर्ट सभी पास में होनी चाहिए। क्योंकि क्या होगा, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ लिखा होगा, हम उसको कुछ बताएंगे, क्योंकि पेशेंट को हर चीज़ तो समझ में नहीं आएगी। हम बोलेंगे ये बेसिक गैंग्लिया होता है, यहाँ पे पैराइटल कॉर्टेक्स होता है, ये होता है, कैसे पता चलेगा। उसने उसको जो डॉक्टर ने शुरू में बताया वो हमें वैसा बताएगा, लेकिन असल में बात क्या है वो कई बार रिपोर्ट देख के पता चल जाता है कि ये दिक्कत ऐसी है। लेकिन पेशेंट को कुछ और लगता है इस चीज़ के बारे में कि ये तो नहीं है। फिर सबसे लास्ट में एक और जो थोड़ा सा नेग्लेक्टेड मामला है, वो है घर का माहौल देखकर क्वेश्चन होने चाहिए। वरना कई बार आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा होता है कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कि हाँ इसकी माँ को ये दिक्कत थी क्या, वो बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल दिक्कत थी। अच्छा ऐसा था, हाँ जी बिल्कुल ऐसा था। अब आपका आप तो वहां चले जाएंगे, हम चले जाएंगे वहां से, और हम अपनी बात भी करें। हमने ये क्वेश्चन पूछा, क्या इसकी मम्मी ऐसी बीमार रहती थी क्या, हाँ ऐसी रहती थी, बिल्कुल रहती थी। अच्छा तभी इसमें दिक्कत आई है ये। हम वहां से जाएंगे, गेट बंद होगा वहां पे, फिर वो उनका झगड़ा शुरू हो जाएगा कि तेरी वजह से हुआ, तूने बीमार किया, तू ध्यान नहीं रखती इसका, तू ये नहीं करती, तो वो नहीं करते, फलाना नहीं करते, ढिमकरा नहीं करती। तो सारा ब्लेम जो आ जाएगा वहां पे आ जाएगा, और वहां पर उनका सारा घर का माहौल बिगड़ जाएगा। तो ये बड़ा क्रिटिकल मामला है, एक सोशल मामला कहें कैसा भी कहें, लेकिन ऐसा होता है लोग घरों में कि ब्लेम जो आ जाएगा एक बंदे पे आ जाएगा। किसी से कोई गलती भी कई बार हो गई हो तो उस पर सारा ब्लेम आ जाएगा। कभी हमें ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं उनका घर का माहौल भी ठीक रहे, कम से कम हमारे द्वारा कोई दिक्कत ना हो वहाँ पे। फिर कई बार क्या होता है, हम कोई क्वेश्चन कर लें उनसे ऐसा, कई बार पेशेंट पेशेंट का जो घर वाले हैं वो ऐसा सोचेंगे कि ये बंदा एक बच्चा ही खराब है, ये इसने तो हमारे लिए ये खड़ा कर दिया, इसने पनौती खड़ी कर दी, इसने ये हो गया, जब से ही पैदा हुआ है ना तब से दिक्कत चल रही है। तो उसको ऐसा भी ना लगे। तो बहुत सारे ऐसे सोशल मामले हैं जिस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा आजकल, कि जो आजकल बढ़ते जा रहे हैं इतने ज्यादा, कि कम से कम हमसे कोई दिक्कत ना हो कहीं इसके घर में। क्योंकि हम तो चाहते हैं इसके घर का माहौल ठीक हो और बच्चे जल्दी ग्रो करे। लेकिन मान लिया जाए अगर हमसे कोई गलती हो जाए क्वेश्चन पूछते हुए, तो घर का माहौल खराब हो जाए हमारे वजह से, तो फिर बच्चे का कैसे उसका ग्रोथ होगी, कैसे वो हीलिंग होगी। तो बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं इसमें। सिर्फ हम बोलें कि सिर्फ ट्रीटमेंट देने से वो ठीक होगा, सिर्फ हम ऐसे ऐसे कर देंगे या कुछ उसका ट्रीटमेंट दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है। उसके घर पर क्या माहौल है, उसके घर पे हमारे द्वारा क्या मैसेज जा रहा है, क्या पॉजिटिविटी जा रही है, क्या वाइब्रेशन जा रही है, उसका भी एक अलग महत्व है, उसके एक अलग वाइब्रेशन है। तो फाइनाइट है, तो जितना हम बात करेंगे, लेकिन इन चीजों का ध्यान होना चाहिए हमेशा, चाहे हम इसको अप्लाई करें या ना करें, लेकिन पता होना जरूरी है कि ऐसा भी होता है घरों में, तो कहीं यहाँ पर ऐसा ना हो जाए। इसलिए एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर हम क्यों एक सीनियर से पूछते हैं तो इसको एक्सपीरियंस है कि ये चीज करने से ऐसा हो गया था मेरे साथ, लेकिन आगे किसी किसी और के साथ ना हो। तो ये चीजें थी आज के लिए। तो हमारा जो सबसे आखिरी क्रिटिकल एक मामला था कि घर का माहौल देखकर भी क्वेश्चन होने चाहिए, कि कहीं हमारे बात पूछने से किसी एक पर ना ब्लेम आ जाए और घर में कोई माहौल खराब हो उनका। और लोगों का होता है ऐसा सही में, इसलिए हमने ये बात की है आज, तो कहीं और आगे भी ना हो, इसलिए हम आपसे ये आग्रह करते हैं एक केस पे विचार होना चाहिए इन चीज़ों पर भी। एक सेमिनार हो कभी, या कोई एक, आप अपने अपने प्रांतों में करिए ये चीज़ें। जरूरी नहीं है कि हम एक जगह पर इकट्ठे हो, हम लोग इकट्ठे हों।
अगर आप 5 लोगों को समझाएंगे, 5 आगे और को समझाएंगे, तो ये चीज़ें अवेयरनेस बढ़ती जाएंगी, और जो ये समस्या है ये कम होती जाएंगी। क्योंकि हर एक चीज़ का कॉज होता है और वो कॉज जानना जरूरी है। इसी के साथ हमारा जो आज की क्लास थी, इसमें हमने ट्रीटमेंट की बात तो नहीं की, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ जो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनकी बात जरूर हुई है। और उस चीज से भी बच्चा बच्चा हो या पेशेंट हो, जो मर्जी हो, उससे ठीक जरूर होगा। पेशेंट भी चाहे जैसा मर्जी हो। बूढ़े पेशेंट के साथ क्या होगा कि ये पड़ा हुआ है, सेवा करनी पड़ रही है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम तो कहीं जा ही नहीं पाते। बहुत सारी चीजें जो हैं वो ख्याली पुलाव बनते रहते हैं, खिचड़ी पकती रहती है लोगों के दिमागों में। और वो कई बार खुद ही ऐसे होते हैं कि वो चाहते ही नहीं कि पेशेंट ठीक हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमें अपना सूझबूझ लगानी पड़ती है कई बार, कि इस चीज का हल कैसे निकाला जाए। बाकी वो पेशेंट घर वाला हो और उनका अलग मामला है। लेकिन कुछ चीजें जो थी डिस्कस करने वाली हमने डिस्कस की। बाकी परमात्मा के चरणों में समर्पित है, गुरु जी देखेंगे, परमात्मा देखेंगे। तो इसी के साथ आखिर में कुछ चीज बोलते हुए, चेंज कैन हैपन, नथिंग इज फाइनल, बिलीव। चेंज हो सकता है अभी भी, हम चाहे अपने अंदर करें ये पेशेंट में लेके आए, कुछ भी बिल्कुल फाइनल तो नहीं है कि यही होगा। कुछ तो परमात्मा ने हमें फ्री विल दी है, फ्रीडम दी है सोचने विचारने की, जिसके द्वारा हम चीज़ों को बदल सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं। पहले हम कोशिश करेंगे खुद को बदलने की, फिर हम दूसरे में चेंज लेके आएंगे। और यही विश्वास रखना है कि चेंज कैन हैपन, चेंज अभी भी हो सकता है। अगर बच्चा अगर ऐसी हालत में आए तो चेंज हो सकता है उसमें, चाहे धीमे धीमे हो, एकदम से हो, लेकिन होगा जरूर। इतना तो परमात्मा ने कृपा की हमारे ऊपर, तभी हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये बात कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर ये भावना ना होती तो हम ये बात भी नहीं कर पाते और इकट्ठा भी नहीं हो पाते। तो इसी के साथ इस क्लास को विराम देते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, और गुरु जी के चरणों में ये सब चीज समर्पित करते हुए, जो है सब गुरु जी को समर्पित है, परमात्मा को समर्पित है। कि जो हमने आज बात की वो वही देखेंगे अपने आप। तो ये बुलवाया उन्होंने है, एक चैनल से बुलवाया है, एक जरिया है, एक माध्यम है, हम और कुछ नहीं है इसके अलावा। इसी के साथ जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। परमात्मा का धन्यवाद, गुरु जी का धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद क्योंकि आपने सुना हमारे को। इसी के साथ जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।